सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके घर के नीचे सोने की खदान हो, जिसकी तिजोरी में दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना हो, लेकिन फिर भी वो दाने दाने को मोहताज हो। क्या आप इसे बदनसीबी कहेंगे या फिर एक सोची समझी साजिश? इतिहास गवाह है कि जिस मिट्टी ने दुनिया को चाणक्य दिया, बुद्ध दिए और शून्य का आविष्कार किया, आज उसी मिट्टी के लोग दूसरे शहरों में मजदूरी करने पर मजबूर क्यों हैं? यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, यह कहानी है भारत के सबसे अमीर राज्य के कंगाल होने की। कहते हैं अपराधी कोई भी हो, सुराग पीछे छूट ही जाता है। बिहार की गरीबी भी एक क्राइम सीन की तरह है। नक्शे पर देखिए, ये जमीन उपजाऊ है, यहां गंगा बहती है, यहां का युवा पत्थर तोड़कर रास्ता बना सकता है, सब कुछ है यहां। फिर वो कौन सी अदृश्य बेड़ियां हैं जिसने इस शेर को जकड़ रखा है? दशकों पहले बिहार की जीडीपी देश के कई राज्यों से बेहतर थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई? इस रहस्य को समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना होगा, उस साल पर जहां से इस पतन की शुरुआत हुई। तारीख थी साल 1952। दिल्ली में एक फैसला लिया गया, नाम दिया गया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सुनने में यह एक साधारण सरकारी नियम लगता है, लेकिन असल में यह बिहार की अर्थव्यवस्था के ताबूत में पहली कील थी। बिहार के पास कोयला था, लोहा था, खनिज था। यह बिहार की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इस एक नियम ने कहा कि बिहार का खनिज पूरे देश में एक ही दाम पर मिलेगा। जरा सोचिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको कोयला और लोहा एक ही दाम पर मिल रहा है, तो आप फैक्ट्री बिहार के जंगलों में लगाएंगे या मुंबई के बंदरगाह के पास? जवाब साफ था, फैक्ट्रियां बिहार से दूर चली गईं, संसाधन हमारे गए और मुनाफा दूसरों ने कमाया। बिहार खाली हाथ रह गया। यह खजाने की लूट थी जिसे कानून का नाम दिया गया था। संसाधन तो लुट चुके थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा था उसे डर ने खत्म कर दिया। 90 का दशक, शाम होते ही शटर गिर जाते थे, सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यह वो दौर था जब उद्योगपति अपनी फैक्ट्री के मुनाफे से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करते थे। रंगदारी एक नया टैक्स बन गया था। जब बंदूक की नोक पर फैसला होने लगे तो व्यापार दम तोड़ देता है। उस दौर में बिहार से पैसा नहीं भागा, बल्कि पैसे वाले भाग गए। वो डर इतना गहरा था कि आज भी 30 साल बाद कोई बड़ी कंपनी यहां आने से पहले 100 बार सोचती है। क्या यह सिर्फ राजनीति थी या फिर समाज की चुप्पी? इंसान से तो लड़ भी लें, लेकिन कुदरत से कैसे लड़े? हर साल, जी हां, हर साल एक मेहमान आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। बाढ़। उत्तरी बिहार का नक्शा देखिए। नेपाल से आने वाली नदियां, खास तौर पर कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, बिना किसी चेतावनी के आती हैं। जो सड़क आज बनी है, कल वो पानी में बह जाएगी। जो फसल आज लहलहा रही है, कल वो कीचड़ बन जाएगी। जरा सोचिए उस किसान का दर्द जो हर साल अपना घर बनाता है, सिर्फ उसे अपनी आंखों के सामने बहता देखने के लिए। जब बुनियादी ढांचा ही नहीं टिकेगा तो निवेश कहां टिकेगा? खनिज गया, उद्योग गए, सुरक्षा गई, लेकिन बिहार को सबसे बड़ा घाव अब लगने वाला था। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहां की ऊंची इमारतें, वहां के अस्पताल, वहां के दफ्तर, उन्हें चलाने वाला कौन है? अक्सर जवाब मिलेगा, एक बिहारी। यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। बिहार का सबसे कीमती खजाना सोना या कोयला नहीं था, वो था यहां का टैलेंट। आईएएस अफसर हो या मजदूर, डॉक्टर हो या इंजीनियर, सब ने बिहार छोड़ दिया, क्योंकि बिहार उन्हें वो नहीं दे पाया जिसके वो हकदार थे, सम्मान और रोजगार। ये पलायन नहीं है,
ये एक राज्य का रक्तस्राव है। टैलेंट बाहर जा रहा है और पीछे रह गए हैं सिर्फ बुजुर्ग और उम्मीदें। तो मुजरिम कौन है? वो 1952 की पॉलिसी, 90 का जंगल राज, या हर साल आने वाली बाढ़? सच तो ये है कि ये सब एक जंजीर की कड़ियां हैं। एक ऐसी जंजीर जिसने 10 करोड़ लोगों को जकड़ रखा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राख के नीचे चिंगारी अभी भी बाकी है। सड़कें फिर से बन रही हैं, बिजली गांवों तक पहुंच रही है। वो डर अब कम हो रहा है, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। बिहार तब तक गरीब रहेगा जब तक उसका अपना खून पसीना बहाने के लिए दूसरों की जमीन चुनता रहेगा। वक्त आ गया है घर लौटने का। बिहार का उदय अभी बाकी है।